हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों आज से अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव सीरीज फॉर नीट, जेई एंड सीयूईटी। तो मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को कैसे डिज़ाइन किया जाए। अभी 2026 के लिए जो बच्चे नीट, जेई और सीयूईटी के लिए एम कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी पोर्शन है वो कहीं ज़्यादा मैटर करता है। ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जेई में, नीट में और सीयूईटी के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जीओसी से आते हैं। तो बच्चों अपन लोग यहाँ पर थ्योरी को पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अपन समझेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो फटाफट से अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जहां जहां पर भी मुझे लगेगा कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना है वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ऑलमोस्ट हर टॉपिक के, जैसे जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हो गई, ठीक है ना, उनके अपन ऑलमोस्ट 100 to 150 200 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल पर सॉल्व करेंगे, जहां पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो इजी, मॉडरेट और कुछ अच्छे डेंजरस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो डेली आप लेक्चर वीडियो में बने रहें, है ना। और जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं जीओसी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम्स विल बी प्रेजेंट इन अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स। एक किसी सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना, 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2-3 डिग्रीज, मतलब वहां पर कम से कम 2-3 डिग्री, 3 डिग्री चाहिए, और 1-2 डिग्री कार्बन एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन 2-3 डिग्री की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसका मतलब है 3 डिग्री कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो बेटा ये तो जो है वो 2-3 डिग्री हो गए, ये भी टर्शरी हो गया और ये भी टर्शरी हो गया, राइट। एंड 1-2 डिग्री, मतलब एक अपन को कोई ऐसा चाहिए जो 2 डिग्री हो। तो फाइनली मैंने इसको इस तरीके से एक्सपांड कर दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने इसमें देखा कि ये जो कार्बन मुझे ऑब्जर्व हो रहा है ये भी कौन सा बताओ बेटा, 2 डिग्री, ठीक है ना। तो ये दो तो मुझे 3 डिग्री मिल गए और एक मुझे 2 डिग्री मिल गया, ठीक है। और हाउ मेनी, अच्छा ये मिनिमम अपन ने ऐसा सेट बनाया। सो हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम्स विल बी प्रेजेंट। अब 1 डिग्री क्या होंगे, जिनमें सिर्फ जो ऑलरेडी ओनली एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो एक तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, एक ये 1 डिग्री हो जाएगा, एक ये 1 डिग्री हो जाएगा और एक ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो कितने 1 डिग्री कार्बन होंगे बताओ बेटा, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। जो ऑलरेडी इन चीजों को कर चुके हैं, थियोरेटिकली जो उनका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, वो फटाफट आंसर पे आ सकते हैं। और जिनको समझना है मैं उनके लिए बता रहा हूं, 1, 2, 3 एंड 4। सो हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट, बताइए। बी आंसर हो जाएगा इसका 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला CnH2n-2, आपको पता ही है हाइड्रोकार्बन्स में 3 जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन। CnH2n+2, ठीक है ना, ये जो है वो एल्केन का है, CnH2n एल्कीन का है और CnH2n-2 अल्काइन का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें एक ऑप्शन तो बी और डी में से कुछ एक हो सकता है, ठीक है ना। अल्काइन अल्काइन दोनों में है। फाइनली अल्का डाई आइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्का डाई आइन, मतलब कि यहां पर 2 ट्रिपल बॉन्डेड होंगे, अल्का डाई आइन एंड अल्का डाई इन, दैट मींस 2 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्डेड। तो फाइनली CnH2n-2 जो होगा वो होगा फॉर्मूला किसका बताओ बेटा, अल्काइन, ठीक है ना, जहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा मिनिमम, राइट। और अल्का डाईन कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, दिस इज अल्का डाईन। अल्का डाईन का फॉर्मूला CnH2n-2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, इस तरीके से जनरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन मीथेन molecule the hydrogen atoms around carbon atom are arranged as। for example, अगर मैं मीथेन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये वेज है और ये डैश है। आपको पता ही है कोई भी sp3 अगर हाइब्रिडाइज्ड एटम है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का है कि 2 बॉन्ड अगर सपोज प्लेन में है तो डेफिनेटली बाकी के 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड प्लेन से बाहर आएगा जिसको अपन वेज कहते हैं, एक बॉन्ड ऑब्जर्वर से दूर जाएगा जिसको अपन डैश कहते हैं। तो फाइनली ये वेज रिप्रेजेंटेशन और ये डैश है। हालांकि इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का ही होता है। तो फाइनली आपको यहाँ पे पूछा है कि मीथेन मॉलिक्यूल में
हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कैसे अरेंज है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा, राइट। और ये टेट्राहेड्रली ही हो सकते हैं क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर है कि अकॉर्डिंग टू VACPR AB4 जिनका जनरल फॉर्मूला होता है, उनकी जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिक होती है, डिस्टॉर्टेड नहीं होती है। हाँ, अगर यहाँ अमोनिया पूछा होता तो अपन कहते हैं भैया कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी, दैट वुड बी पिरामिडल। बट क्वेश्चन यहाँ पर मीथेन का पूछा है, यहाँ पर AB4 स्ट्रक्चर शो करता है, कैसा हो जाएगा बताओ बेटा, टेट्राहेड्रल। और आपको पता है इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। देखो क्वेश्चन के लेवल को भी थोड़ा सा मैंने इजी रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव में कुछ क्वांटिटी क्वेश्चंस की इजी भी होती है, फिर वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेकर के आते हैं, फिर उनका डिफिकल्टी लेवल हाई भी हो जाता है क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले मॉडरेट क्वेश्चन से। सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स को आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो बेसिकली आप सिग्मा पहले काउंट कर लें, 3 सिग्मा इसके हो जाएंगे, राइट। ये एक सिग्मा हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है ना। यहां पर एक 9 और C और H के बीच में 10, तो 10 तो सिग्मा हो जाएंगे। पाई कितने हो जाएंगे बताओ बेटा, 1, 2 एंड 3, सो 10 सिग्मा एंड 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पे आपको सिग्मा और पाई को काउंट करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं, इनको थोड़ा सा आप ढंग से इजीली जो है वो वॉचफुल होकर के करेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, जल्दी में आकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्कोरिंग क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि जिन क्वेश्चंस को लेकर के मैक्सिमम 90% स्टूडेंट उनको सही करके एक जो है वो आगे रैंक बनाएंगे, आप उसी क्वेश्चन को जल्दबाजी में अगर गलत कर दोगे बेटा तो फाइनली आप बहुत पीछे हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है ना, ये जो फॉलोइंग कंपाउंड, ये जो कंपाउंड, इसमें कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन में कहीं बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए क्वेश्चन तो इजी है लेकिन आपको अभी के लिए बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखें। ट्रिक ये है हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई क्लाउड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आपको यहां पर सिग्मा प्लस लोन पेयर को ही काउंट करना है, और वो भी कौन सा लोन पेयर, वो भी ध्यान रखें, लोन पेयर वो, ठीक है ना, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन, अब आपको पता है सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन अगर 4 होता है तो ये sp3 हो जाएगा, राइट। सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन अगर 4 हो गया तो sp3 3 हो गया, तो sp2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sp, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर। अब क्या करें, तो आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये भी sp3 है, यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp3 है, लेकिन ये दोनों ही कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये दोनों sp2 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। इसका मतलब ये है कि भैया इस कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले sp2 और sp3 का किया, sp2 एंड sp3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन कंपाउंड X, कोई कंपाउंड है X, बॉन्ड एंगल 09 डिग्री 28 मिनट्स। मैं इसीलिए हर क्वेश्चन को बेटा एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ठीक है ना, उसको समझा रहा हूं किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अगर ये 100 से 150 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपने कर लिए तो डेफिनेटली हर एक लेक्चर में आपका जो कंसेप्ट है वो इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको नीट में, जेई मेन में या सीयूईटी के एग्जाम में डेफिनेटली ये लेक्चर वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, कंटिन्यूटी बना के रखना, ठीक है ना। चलिए, बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109 डिग्री। आप समझेंगे क्लोरोफॉर्म, अब मुझे बताएं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, ठीक है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ में है, राइट। वहीं पर अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। चारों क्लोरीन हो जाएंगे नहीं,
ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर जो CCl का जो बॉन्ड है, ठीक है ना, उनका नेचर तो सेम है, लेकिन CH बॉन्ड का नेचर थोड़ा डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली ये जो बॉन्ड एंगल है वो प्योरली 109 डिग्री का नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि चारों ही CCl के बॉन्ड है, तो डेफिनेटली ये चारों सिग्मा बॉन्ड एक ही नेचर के होंगे, क्योंकि चारों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो ऑफ कोर्स ये बात है, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 निकल करके आएगा, तो CCl4 एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल बिहेव करेगा। व्हाट अबाउट द क्लोरोमीथेन? देखो क्लोरोमीथेन में भी यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, दिस इज क्लोरोमीथेन CH3Cl, और एक क्लोरीन अपन इसको क्लोरीन को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, बाकी के 3 हाइड्रोजन यहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो एक क्लोरीन ने जो है वो बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन लेकर के आएगा, राइट। आइडोफॉर्म क्या है बताओ बेटा? CHI3, येलो कलर का सेमीसोलिड होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, ओनली 1 हाइड्रोजन एंड 3 आयोडीन। तो बताएं, इन चारों स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली अगर सपोज कोई सेंट्रल एटम चारों सेम फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, तो इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो सिग्मा क्लाउड्स हैं या सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनका नेचर सेम होगा, और फाइनली अपना आंसर है भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स of organic compounds in the IUPAC system of nomenclature। ये डायरेक्टली IUPAC से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपके पास में IUPAC की लिस्टिंग होनी चाहिए कि यार ये वाला जो ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी यहाँ पर ये है, ये इससे कम प्रायोरिटी वाला है, फिर और उससे कम प्रायोरिटी वाला है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर जनरली ऐसे ही वर्क करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड आता है एंड सो ऑन, ठीक है, असाइल क्लोराइड, एसिडामाइड। तो फाइनली आप यहाँ देख लें, सबसे पहले बी ही ऑप्शन है, पहले जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की है, फिर सल्फोनिक एसिड की है, फिर असाइल क्लोराइड आता है पर वो नहीं दिया है, तो फिर अपन अमाइड पे आएंगे, CONH2 अमाइड, एंड लास्ट इज अल्डिहाइड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से ये भी पता चल रहा है कि नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले आपके पास में जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। CH2NH2 CH2NH2 दोनों अमीन सी हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें, 1 2 एंड 3। वी आर कवरिंग बोथ द फंक्शनल ग्रुप, सो इट वुड बी व्हाट 2 डाइमिथाइल, ठीक है ना, 1 3 2 डाइमिथाइल प्रो 1 3 डाइअमीन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा 2 पर 2 ग्रुप अपने जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, 2 डाइमिथाइल, ठीक है ना। मैथ एट प्रॉप 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, ठीक है ना। तो प्रॉप 1 3 डाइअमीन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन डाइअमीन 1 3। इसको थोड़ा सा समझ लेना, ये 1 3 डाइअमीन यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, CH3 CH2 CH2 NC, ये आइसोसाइनाइड है जिसको अपन कहते हैं आइसोनाइट्राइल IUPAC फंक्शन में, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा नंबरिंग बताओ बेटा? इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो लोकेंट इसका 1 4 का ही आएगा, यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 4 1 4 ही चलेगा, लोकेंट सेम है। यहाँ से ज्यादा नियरेस्ट मिथाइल है, तो इट शुड बी व्हाट 2 मिथाइल ब्यूटेन डाई 1 4 आइसोनाइट्राइल, इट शुड बी A, है ना। 2 पर यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन, ठीक है, और फर्स्ट और 4 दोनों पर आइसोनाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज A। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लुक एट हियर, ये एक कीटोनिक ग्रुप है और ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है पता होना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप की। वंस द प्रायोरिटी डिसाइडेड, किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप की अगर प्रायोरिटी डिसाइड हो गई है, उसके बाद कि बाकी सभी प्रायोरिटी जो है वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप की नहीं रहेगी। फिर आप लोकेंट से फैसला करोगे कि सर हम कैसे जाएं। तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। सो इट शुड बी व्हाट 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओन। देख लेते हैं, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओन। आंसर A इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, CO2H,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, CO2H कुछ नहीं है, ये अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड O OH ही है, तो कार्बोक्सिलिक ही हो गया ये। तो इसको आप ऐसे लिखें या आप इसको COOH लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए इट शुड बी, नंबरिंग कर लें इसकी, यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी, ये 1, ठीक है ना, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। हाँ, कई बार बच्चे भी गलती करते हैं, सर ये COH है और ये NH2 है, सर ये तो अमाइड हो गया। नहीं, अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2 होता है, ये अमाइड है, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूटेड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अमाइड ग्रुप है। तो किसी कीटोनिक C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल से डायरेक्टली अगर सपोज नाइट्रोजनस डेरिवेटिव अटैच होते हैं, वो अमाइड है। ये अमाइड नहीं है, ये COOH इंडिविजुअल है, ये NH2 अलग है। तो ये एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अमीन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। 2 अमीनो, सेकंड पर अमीनो आएगा क्योंकि प्रायोरिटी हाईएस्ट कार्बोक्सिलिक की होती है, उसको नंबर 1 देंगे। 2 अमीनो, ठीक है ना, पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, 2 अमीनो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन पहले पहचाने फंक्शनल ग्रुप क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है ना, CHO अल्डिहाइड, CHO अल्डिहाइड, CHO अल्डिहाइड, तीनों अल्डिहाइड से दे रखे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कहां से अपन इसको इसकी पेरेंट चेन ले सकते हैं। इट शुड बी व्हाट, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 या 1 2 3 4, कुछ भी करोगे तो एक CHO ग्रुप तो बाहर जाएगा पेरेंट चेन से। तो फाइनली आपने इसको पेरेंट चेन में ले लिया, ये पेरेंट चेन आपने कंसिडर कर ली, राइट। तो इट शुड बी 1 2 3 4, तो लोकेंट 3 पर आएगा, जबकि यहां से जाकर 2 पे आएगा, तो नंबरिंग लोएस्ट में यहां से करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो 2 पर यहां पर है बेटा फॉर्माइल, ये ध्यान रखें, CHO प्रीफिक्स से लगेगा, CHO का, अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड के बेटा 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक होता है फॉर्माइल और एक होता है ऑक्सो। फॉर्माइल तब जब अपन उसको चेन में इंक्लूड ना करें, और ऑक्सो तब जब अपन उसको चेन में इंक्लूड करें। तो अपन अभी चेन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली ये फॉर्माइल लगेगा। 2 फॉर्माइल ब्यूटेन डाइअल, और सिंपली 2 फॉर्माइल ब्यूटेन 1,4 डाइअल भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर C करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CN, देखो CN साइनाइड है, NC आइसोसाइनाइड है, एंड CHO। तो फाइनली आप इनमें से ये पता करें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट है, उसके कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी है पेरेंट चेन के अंदर। तो अल्डिहाइड और साइनाइड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, बताओ बेटा। साइनाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, राइट। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5 कार्बन की चेन बनेगी इंक्लूडिंग साइनाइड, ठीक है। तो फाइनली 2 पर फिर से CHO जो है वो पेरेंट चेन से बाहर जा रहा है, तो अगर फॉर्माइल लगेगा यहां पर क्योंकि पेरेंट चेन से बाहर जाएगा, 2 फॉर्माइल और 3 पर ऑक्सो क्योंकि ये कीटोनिक है, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंट, ठीक है ना, पेंटेन नाइट्राइल। सो इट शुड बी बी। देख लीजिए, सेकंड पर फॉर्माइल है, थर्ड पर ऑक्सो है, पेंटेन, ठीक है ना, 1 नाइट्राइल और सिंपली पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पर आते हैं। CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, CN साइनाइड ग्रुप है। फिर से यहाँ पर वही वाली बात आ गई है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, फिर से वही बात, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको लीस्ट लोकेंट दिया जाएगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो ये नंबर 3 है। अगेन 3 फॉर्माइल, ठीक है, यहाँ पर ये एल्डो लिखा हुआ है। नाउ द थिंग्स आर चेंज टू द फॉर्माइल, तो ये हो जाएगा 3 फॉर्माइल, ठीक है ना, बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो आंसर 1 इज करेक्ट। 3 फॉर्माइल और एल्डो, बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल और सिंपली बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, 3 फॉर्माइल साइनोबेंजीन, लेकिन वो कॉमन नेम है, आयुपैक नेम ही हो जाएगा, 3 एल्डो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चे इस क्वेश्चन को देख के समझते इजी है, हो जाएगा ये तो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि क्लोरीन, क्लोरो ग्रुप, नाइट्रो एंड मिथाइल, इन तीनों का एक्चुअली कोई सफिक्स नहीं होता है। ये तीनों जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं जिनका सिर्फ प्रीफिक्स है, जिनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसका मतलब है कि वो फंक्शनल ग्रुप जिनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, उनका फैसला अपन किससे करेंगे, बताओ बेटा। लोकेंट से करेंगे, पोजीशन से करेंगे, और अगर लोकेंट सेम आएगा तो फिर अपन अल्फाबेट पे जाएंगे। तो फाइनली
आप ऐसा लोकेंट चूज करें। देखो अगर यहाँ NO2 की जगह साइनाइड COOH CHO होता तब तो बाय डिफॉल्ट इसको 1 ही मिलता, फिर अपन लोकेंट से डिसाइड करते। लेकिन यहाँ पर तीनों कौन कौन से बताओ, CH3 NO2 और Cl, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में से किसी की प्रायोरिटी है ही नहीं, तो अपन फैसला किससे करेंगे बताओ बेटा, लोकेंट से करेंगे। तो फाइनली लोकेंट से डिसाइड करते हैं 1 2 3 4। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो लोकेंट आएगा 1 2 3 4। सर इसको 1 कर दे तो कर लो बेटा, इसको 1 करेगा तो तू यहां जाएगा तो 2 3 4 5 6 तो आएगा लोकेंट बेटा 1 3 6, ठीक है ना। तो 1 2 4 और 1 3 6 में ज्यादा प्रायोरिटी 1 2 4 को देंगे। फिर अच्छा यहां से ये नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो 1 2 और 5 का लोकेंट आ रहा है। अगर आप ऐसे जाते हो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, तो 1 2 और 5 आ रहा है। तो बेस्ट सुटेबल लोकेंट जो आ रहा है वो क्या आएगा बताओ बेटा, यहाँ पर 1 2 और 4, 1 2 का 4, ठीक है। तो फाइनली नोमेनक्लेचर में जब लिखेंगे तो अल्फाबेट से जाएंगे। इट शुड बी 1 क्लोरो, ठीक है ना, 2 मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन। अपॉन राइटिंग यू शुड फॉलो अल्फाबेटिकली, C पहले आता है, M बाद में आता है और नाइट्रो का N, और उसके बाद में आएगा अल्फाबेटिकली। तो 2 डिग्री या सेकेंडरी प्रीफिक्सेस जितने भी हैं उनमें अगर आपको लिखना है, उसका आपको नोमेनक्लेचर लिखना है तो आप अल्फाबेटिकली सिस्टम को फॉलो करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्सेस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और अच्छे IUPAC के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये एक एनहाइड्राइड है, देखो एनहाइड्राइड को कैसे पहचानेंगे सर, तो एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O क्या होते हैं बताओ, एनहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनके नोमेनक्लेचर के लिए मैथ एट प्रोप। आप एक काम करें, इसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूं। आप ना इसको ना इस तरीके से बाइफर्केट कर दो मॉलिक्यूल को, जो एनहाइड्रिक जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में उसको आपने ब्रेक कर दिया, तो और जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर आपने मेंटली H लगाया, और जहां पर C डबल बॉन्ड O है वहां पर आपने OH इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ बेटा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बताओ CH3 CH2 COOH सेम मिलेगा। तो कभी भी कोई एनहाइड्राइड अगर सपोज दो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता है तो आपको डाई लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड प्रोसेस से ही बना है। तो फाइनली ये एक प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है ना। तो फाइनली यहां पर देखो कितना कंफ्यूजन किया है, एक तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ये कॉमन नेम है इसलिए ये आंसर आपको चूज नहीं करना है क्योंकि IUPAC पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट डाइप्रोपियोनिक एनहाइड्राइड प्रोपेनोइक, ये भी गलत है। ऐसा नहीं कि सर वो 2 से बना था तो डाइप्रोपेन, मैंने क्या कहा, अगर सपोज कोई एनहाइड्राइड 2 सेम कार्बोक्सिलिक से बना है तो आपको डाई लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा बेटा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये प्रोपेनोइक एसिड के डिहाइड्रेशन से बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। CH3 होल थ्राइस C CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मैंने इसमें नंबरिंग नहीं करी, क्वेश्चन नंबर यार, ठीक है ना। तो इसको अपन बना लें एक बार यहाँ पर कि कैसे बनेगा एक बार, CH डबल बॉन्ड CH2 C, ठीक है ना, और 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। इट शुड बी 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं। COCl असाइल क्लोराइड है ना, एसिड हैलाइड ग्रुप है ये, इसकी प्रायोरिटी और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो फाइनली अपन इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है। इट शुड बी 2,3 डाइमिथाइल मैथ एट प्रोब्यूटेंट पेंटेनॉइल क्लोराइड, है ना। तो एसिड हैलाइड में जो सफिक्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है ऑयल हैलाइड और एक होता है कार्बोनाइल हैलाइड। तो यहां पर पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, एसिड हैलाइड का कार्बन जो है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पर सभी के सभी एल्केन है, सिर्फ यहाँ पर 2 कार्बन जो ऐसे हैं वो डबल बॉन्ड में हैं, एक कार्बन ऐसा है, 2 कार्बन ऐसे जो डबल बॉन्ड में जा रहे हैं। तो फाइनली इसकी प्रायोरिटी देखेंगे, लीस्ट लोकेंट यहाँ से चेक करेंगे। अगर यहाँ से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 पे ही जा रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो 5 6 पर आ जाएगा बेटा डाई इथाइल, ठीक है, और 3 पर आ जाएगा मिथाइल। तो 5 6 डाई इथाइल, 3 पर एक मिथाइल अटैच्ड है, ठीक है ना, और पेरेंट वर्ड रूट 10 कार्बन की जो है पेरेंट चेन है, तो इथाइल डेक और 4 पर इन है, इट शुड बी बी। 5 6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल डेक 4 इन। नेक्स्ट, द ट्रिवियल नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना, ट्रिवियल नेम मतलब होता है कॉमन नेम्स जो बहुत ज्यादा फेमस हो, इंडस्ट्रियली फेमस नेम। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये है बेटा अक्राइलोनाइट्राइल, याद कर लें, ये बहुत है अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। देखो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है भैया 1 अल एक सफिक्स है, सफिक्स से इसका मतलब है कि वो एक सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके कार्बन में नंबर 1 देंगे। तो सबसे पहले पता करो भैया कि नंबरिंग कहां से शुरू हो रही है, 1 अल, ठीक है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 2 पर इन, तो अगर सपोज मैं यहाँ पर ये 1 पर 2 कर दूं, 2 पर इन हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पर इन हो गया, 2 पर इन है, 2 पर मिथाइल भी है और 4 पर हाइड्रोक्सी भी है। तो ये जो मैंने ऑप्शन चूज किया ये एक्चुअली करेक्ट हो गया, लेकिन यहां से देखोगे तो ये 1 ये 2 तो 2 पर हाइड्रोक्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको गलत करके बता रहा हूँ क्या गलत है, 1 है 2, ये 2 पर मिथाइल तो है, ठीक है ना, 4 पर हाइड्रोक्सी भी है, पर यहाँ पर इन नहीं है, तो डी भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 पर ही मिथाइल आ गया, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया मतलब, ठीक है ना। सॉरी, 4 पर हाइड्रोक्सी भी है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 पर भी मिथाइल है और यहाँ पर 2 पर भी मिथाइल है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, मिथाइल एक ही है, 2 नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, 2 मिथाइल, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन, ठीक है। तो उसको अरेंज कर लेंगे, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रुक करके एक बार चेक करना है, स्पेशली नीट में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन इजी है, फटाफट हो जाएगा, और उसको जल्दबाजी में करने की वजह से टाइम को बचाने के चक्कर में गलतियां हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी पता है, प्राइमरी होगा तो 1 कार्बन से अटैच्ड होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा तो वो 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, टर्शियरी होगा तो 3 से, और क्वार्टरनरी होगा तो 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। तो मैं यहाँ पर डिग्री सीधी मेंशन कर रहा हूँ बेटा, ये एक 4 डिग्री कार्बन है, राइट, ये सभी के सभी 1 डिग्री हैं, ये 1 डिग्री है, ये बीच वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। एक काम करो 1 डिग्री पहले गिन लो, 1 डिग्री 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 तो 1 डिग्री है, प्राइमरी कार्बन हैं। एक 3 डिग्री कार्बन भी है, तो 5 प्राइमरी, ठीक है ना, 1 टर्शियरी, 1 सेकेंडरी एंड 1 क्वार्टरनरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। 5 प्राइमरी कार्बन हैं, 1 सेकेंडरी है, एक सेकेंडरी वाला बीच वाला हो गया, एक टर्शियरी भी है और एक क्वार्टरनरी बीच में हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्वार्टरनरी कार्बन कितने हैं, तो ये भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, एक बात और है, जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को जितना आपने स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है ना, उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सक्सेसफुली चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने जीओसी को अच्छे से पढ़ लिया, इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स की जो तीनों क्लासेस हैं, चारों क्लासेस हैं, एल्केन, अल्कीन और एरोमेटिक, ठीक है ना, क्लासेस की जो पढ़ने की जो तरीका है, उसको अप्रोच करने का जो मेथड है वो आपका सही हो जाता है। दूसरी बात, जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स को ढंग से पढ़ने के बारे में जब आप एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट क्लास आते हो, लाइक हेलो एल्केन, हेलो मरीन्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, राइट, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अमीन्स, डाइजोसॉल्ट्स, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाती है।
फिर आपको सिर्फ मैकेनिज्म को समझना है फटाफट और उनकी प्रैक्टिस करनी है और डिजायर्ड रिजल्ट्स को जो है वो आपको लिखना है, उसको याद करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी हाइड्रोकार्बन आप मान के चले डायरेक्टली तो उसको 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज दे सकते हैं कंपटीशन में या बोर्ड्स में, लेकिन इनडायरेक्टली वो हर जगह अप्लाई होता है। तो जितना हो सके इस मंथ में आप लोग जीओसी और हाइड्रोकार्बन को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन, है ना, नियोपेंटेन। आपको पता होना चाहिए नियो क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक रफ वर्क करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आइसो पे स्टार्ट करते हैं ताकि बहुत से बच्चे जिनको आइसो और नियो में डिफरेंस पता नहीं हो देख लें एक बार, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम कि बेटा यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये कोई कार्बन है, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है ना। और इस फंक्शनल ग्रुप के पास में मैंने कोई कुछ इस तरीके से अटैचमेंट रखे हैं, एक, ठीक है ना। तो मैं फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, उसको मैंने स्टार कार्बन कर दिया, ठीक है। और इस स्टार कार्बन को इंक्लूड करते हुए मुझे कोई मैक्सिमम चेन बनानी है, ठीक है। ध्यान रखें ये कोई पेरेंट चेन नहीं है, सिर्फ उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम चेन। तो या तो ये 2 कार्बन की चेन बनेगी या तो ऊपर वाले 2 कार्बन की चेन बनेगी, राइट। तो मैंने इन 2 कार्बन की चेन बना दी और मैंने किसी तरीके से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किसी भी तरीके से अगर 2 पर मिथाइल आ रहा है तो ये आइसो है। इसका मतलब है कि बेटा ये मैथ एज प्रॉप ये एक आइसोप्रोपाइल है, पूरे कार्बन गिन लें फिर ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये पता होना चाहिए। अच्छा ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी है, वो बात की बात है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप जो कनेक्टेड है जिस कार्बन से उसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री, तो ये आइसो भी है और साथ साथ में ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आइसो सेकेंडरी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ नियो की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नियो क्या होता है, तो नियो में बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप सपोज अगर अटैच्ड है किसी कार्बन से, राइट, उस कार्बन को अगर मैं स्टार कार्बन कर दूं, ठीक है ना, और जस्ट अ मिनट, यस दिस वन, ठीक है, ये एक स्टार कार्बन हो गया। और इसको इंक्लूड करते हुए अगर सपोज मैं कोई चेन बनाऊं और उस चेन को मैं कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करूं कि 2 डाइमिथाइल सिचुएशंस अराइज हो जाएं, ठीक है ना। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, क्या सेकंड वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं? यस। तो अगर सपोज ऐसा हो जाए, कैसा बेटा, 2 डाइमिथाइल के साथ साथ टोटल कितने कार्बन है इसके अंदर बताओ, 1 2 3 4 5, तो 5 to 8 अगर कार्बन हो जाए तो उसको कहते हैं बेटा नियो। क्या कहते हैं उसको अपन? नियो। तो नियो अल्टीमेटली एक वो कंडीशन है जहां पर 2 डाइमिथाइल हो लेकिन साथ में 5 to 8 कार्बन भी हो, तो ये नियो कंडीशन। बस अब आप देख लो नियो पेंटेन है, ठीक है, ये नियो पेंटेन है और तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 डाइमिथाइल, है ना। यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, 3 कार्बन की चेन बनेगी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। वैसे मैं एक सेपरेट लेक्चर बाद में बनाऊंगा, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो, कहां तक आपको देखना है, इस क्वेश्चन के लिए भी इतना बहुत है। नेक्स्ट, हेट्रोलाइसिस, 2 टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक होता है होमोलाइसिस, एक होता है हेट्रोलाइसिस। जहां पर बॉन्ड क्लीवेज सिमेट्रिकल हो, इवनली हो, उसको होमोलाइसिस। जहां पर बॉन्ड क्लीवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो है वो अनइवन हो, एसिमेट्रिक हो, वो हेट्रोलाइसिस। तो हेट्रोलाइसिस कार्बन क्लोरीन दोनों के बॉन्ड प्रोड्यूस हो गए और उससे फ्री रेडिकल तो बन नहीं सकते, क्योंकि फ्री रेडिकल हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। तो 2 कार्बोकेटाइन भी नहीं बन सकते अगर कोई बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली, ठीक है ना। अगर ये ए को आपने बी से ब्रेक किया तो हेट्रोलाइटिक अगर ब्रेक होगा, अगर ये हेट्रोलाइटिक ब्रेक होगा तो डेफिनेटली उससे बनेगा बेटा एक तो कैटायन और एक बनेगा एनायन। वन इज गोइंग टू फॉर्म एज अ इलेक्ट्रोफाइल, अनदर वन इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो वन इज कैटायन, अनदर वन इज एनायन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रिएक्शन में कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें, CH3 CH2 एंड ध्यान रखना नाइट्रोजन कभी भी अगर सपोज 3 बॉन्ड बनाता है तो डेफिनेटली उसके पास में लोन पेयर होता है, ठीक है ना, ये एक नेचुरल सी बात है।
अब उसको अपन ने हीट किया और फाइनली इसको इंटरमीडिएट कौन से बनेंगे वो बताना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस जो है रिजेक्ट हो रही है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ से एक स्पिन निकल जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज कराऊंगा मैं, ठीक है ना, और यहाँ से भी एक स्पिन निकल जाएगा, एक स्पिन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और एक स्पिन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो CH3CH2 फ्री रेडिकल, CH3CH2 फ्री रेडिकल, तो नाइट्रोजन गैस जो है बन जाएगी, ये दोनों मिलकर के जो है इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो आ रहे हैं ये दोनों मिलकर के ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, N2 निकल जाएगा, और फाइनली व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, इट इज गोइंग टू फॉर्म 2 moles ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल, राइट। तो फाइनली इससे क्या बनेगा बताओ बेटा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, नाइट्रोजन गैस को देख करके आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही है जो कार्बोकेटाइन का होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, हाँ अलग बात है कार्बोकेटाइन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर की स्पीशीज है, लेकिन अल्टीमेटली है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही होगा जो कार्बोकेटाइन का होगा। दैट मींस क्या, व्हाट, जितने ज्यादा प्लस आई के ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी वही बनेगा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है ना, यही ऑर्डर रहेगा। और उसके पहले अगर अपन और ऑब्जर्व करें तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स आर हैविंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अलाइलिक फ्री रेडिकल, ये अलाइलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, ये फ्री रेडिकल अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये भी फ्री रेडिकल, यहाँ पे सिंगल स्पिन है, यहाँ पर इसका सिंगल स्पिन बनाया हुआ है, यहाँ पर इसका सिंगल स्पिन बनाया हुआ है, ये टर्शियरी है, इट शुड बी मोर स्टेबल, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये तो कम है, सेकेंडरी बिल्कुल है, ये डी तो हो सकता है लेकिन डी के साथ में बी भी हो गया क्योंकि अलाइलिक है, अलाइलिक और ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अलाइलिक से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई या माइनस ई, ठीक है ना, वो तभी हो पाएगा, ठीक है, इसको मैंने अच्छे से किसी और लेक्चर में समझाया है ना, मार्कोनिकोवा, एंटी मार्कोनिकोवा में मैंने समझाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में समझा रखा है, प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट होता है, राइट। अगर सपोज मैं प्लस ई की बात करूं तो भैया यहाँ पर दोनों ही कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उस वजह से बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहले, ठीक है, तब वो अटैक आरडीएस होगा। और अगर सपोज मैं माइनस ई की बात करूं तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और उस केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के टाइम काइनेटिक फ्लो हो जाती है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अल्टीमेटली रिएजेंट के इंपैक्ट में ही होगा। सपोज आपने कोई अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट वेदर एल्कीन और आपने अगर कोई अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, तो जब आप रिएजेंट ऐड नहीं करोगे प्लस या माइनस ई इफेक्ट नहीं दिखेगा। हाँ, अगर प्लस ई इफेक्ट है डेफिनेटली तो वो एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, और अगर सपोज माइनस इफेक्ट है तो डेफिनेटली वो एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ये देखना है, इट इन्वॉल्व्स, मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिग्मा बॉन्ड, नहीं, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड कोई डिस्प्लेस नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पाई क्लाउड का डिस्पर्जन होता है, पाई क्लाउड जहां शिफ्ट होगा वहीं पर स्पीशीज अटैक करे तो प्लस ही, एक ही बात है, और जहां पाई क्लाउड शिफ्ट से दूर अटैक करे तो माइनस ही, तो यहाँ सिग्मा का ऑप्शन भी इनकरेक्ट। comes into play in the molecule when at least one atom has unshared pair of electron, not possible, involve the distortion of the electron cloud, ये भी नहीं होगा। एक आंसर है comes into play at the demand of attacking reagent, ये तभी एक्ट करेगा जब अटैकिंग स्पीशीज सबस्ट्रेट पर अटैक करे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो भैया फ्री रेडिकल जो है वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, तो मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूं, एसोसिएटेड विथ हाई स्टेबिलिटी, नो, ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी कहा फ्री रेडिकल्स हमेशा ऑड नंबर ऑफ स्पीशीज है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, हो ही नहीं सकता, फ्री रेडिकल में जो है ना पॉजिटिव होता है और नहीं नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर कार्बन पर, तो फाइनली आंसर हो गया बेटा बी, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, दोज न्यूक्लियोफाइल्स विच आर हैविंग अ डेंसिटी 1, ठीक है ना, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, डेंसिटी तो 1 है लेकिन उनके पास में 2 डोनर एटम्स होते हैं, किसी भी एक डोनर एटम से अगर वो लोन पे डोनेट करें तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो फाइनली दोज न्यूक्लियोफाइल्स विच आर हैविंग अ डेंसिटी 1 बट कैन डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईदर वन ऑफ द एटम और वन ऑफ द डोनर एटम इज कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि मैं साइनाइड की बात करूं तो साइनाइड में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो डोनेशन कार्बन से भी पॉसिबल है और नाइट्रोजन से पॉसिबल है, एक एम्बीडेंट है। अगर यहाँ से हुआ डोनेशन तो ये एक साइनाइड बनाएगा और अगर यहाँ से हुआ डोनेशन तो ये एक आइसोसाइनाइड बनाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कौन कौन से एम्बीडेंट है इसकी लिस्टिंग आपके पास में होनी चाहिए, एक साइनाइड है, एक नाइट्रो है, ठीक है ना, ये सब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। थायोसाइनेट है। तो फाइनली इसमें कौन है देख लेते, ढूंढ लेते हैं। इथीन नहीं है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऑल्दो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव तो करता है, ठीक है ना। असीटोन नहीं है, बेंजीन नहीं है, साइनाइड आया। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैंने कई बार कहा है बच्चों को कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, कई बार न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉनिकली के किसी भी कार्बोकेटाइन के पास में जा करके, ठीक है ना, और फाइनली एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। ये न्यूक्लियोफाइल का मेन जॉब है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं और किसी कार्बोकेटाइन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के पास में जाकर के एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकते हैं, लुईस एसिड नहीं हो सकते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो फाइनली आंसर ए इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। NH3 एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ROR ईथर न्यूक्लियोफाइल है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर डोनेट करेगा जस्ट लाइक ईथर। BF3 ये एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है ना, वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ये BF3। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा इसका सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज। सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कार्बो एनायन, कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव, कार्बोनियम और कार्बोकेटाइन एक ही है, वो भी पॉजिटिव, फ्री रेडिकल भी नहीं, आंसर कार्बो एनायन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। बेटा ये सब लिस्टिंग आपके पास क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट, तो इसकी लिस्टिंग आपके पास चाहिए। इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ईथर लोन पेयर है। SO3 इज एन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, which of the alkyl group has the maximum plus I effect। मैक्सिमम, जैसे जैसे अल्काइलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई भी बढ़ेगा। तो फाइनली एक मिथाइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये सुपर 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री 1 डिग्री हो गया, तो आंसर होगा सी। यहाँ पर 3 मिथाइल है, तो यहाँ पर एमी और एमी मिथाइल स्टेबल होगा। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन नेगेटिवली चार्ज, ये पता होना चाहिए। कार्बो एनायन में जब प्लस आई ग्रुप लगता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, कुछ रिलेशंस क्लियर कर लें। प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ये भी ध्यान रखें, ठीक है ना। तो मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन वो होगा जहां पर प्लस आई इफेक्ट मिनिमम होगा। कार्बो एनायन नेगेटिवली चार्ज है ना, सबसे कम चार्ज का इंटेंसिफिकेशन जहां पर होगा। तो फाइनली CH3 होल प्राइस सी, ठीक है ना। CH3 होल, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये इथाइलेटेड हो गया, वो भी टर्शरी है, आंसर सी, ठीक है ना। जितनी ज्यादा डिग्री को कम करोगे उतना ज्यादा कार्बो एनायन स्टेबल बनेगा। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट रेफर्स टू, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये एक सिग्मा क्लाउड का या सिग्मा बॉन्ड का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, और C1 कार्बन से C4 कार्बन तक ये ऑब्जर्व होता है, मैक्सिमम C1 पर और मिनिमम जाकर के C4 तक होता है।
और C5 पर ये खत्म हो जाता है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कार्बन चेन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वन ऑफ द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय कंपल बॉन्ड, नहीं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ सिग्मा ही शिफ्ट होते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इधर टू अनशेयर्ड, नहीं, ये भी नहीं है। आंसर ए इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कार्बन चेन C1 से लेकर के C4 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट कहां शो होगा वो देखो। तो मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट तो मिथाइल में मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये 2 डिग्री और यहाँ पर ये 3 डिग्री है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट होता है ड्यू टू 3CH3 ग्रुप, है ना। नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनोल्स, इंपॉर्टेंट, एल्केनोल्स, भैया एल्केनोल्स का फॉर्मूला CnH2n+2 तो एल्केन है नहीं, और एक हाइड्रोजन कम करोगे तो CnH2n+1 हो जाएगा, तभी तो भैया OH जुड़ेगा, ये बात भी सही है। तो फॉर्मूला नया क्या मिलेगा, CnH2n+1 OH, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, CnH2n+2O, एक हाइड्रोजन मैंने यहां से ले लिया और इसमें ऐड कर दिया, राइट। तो इट शुड बी CnH2n+2O, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मोस्ट पावरफुल लिविंग ग्रुप इन द फॉलोइंग, लिविंग ग्रुप, जरा ध्यान रखें, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट चेंज हो रहा है, थोड़ा सा मैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा हूं। तो लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग ग्रुप वो है भैया जो इजीली लीव कर जाए। तो जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप इजीली लीव करे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जरा ध्यान से को भी। F- का एक ऑप्शन है यहाँ पर, OH का भी है, एक काम करें, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी एनायन की उतना जल्दी वो लीव कर जाएगा, ठीक है ना। तो NH2- CH3- OH- और F-, ठीक है। तो ऐसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है, स्टेबल कौन होगा, जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा एनायन उतना वो जल्दी लीव कर जाएगा और उतना ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी कंसेप्ट है। तो सबसे पहली बात बेटा, यहां से यहां जाते हैं ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक पीरियड का कंपैरिजन चल रहा है, ग्रुप में नहीं है, पीरियड में जा रहे हैं। और जब अपन लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाकर के एनायन का कंपैरिजन करते हैं ना, तो अपन को बेटा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है रेफर करना पड़ता है, ये ध्यान रखें। तो यहां पर कौन से तरीके से फैसला होगा बताओ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपना नेगेटिव चार्ज को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। तो यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अब ये तो सबको पता है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, यहाँ पर मैक्सिमम है, पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो भैया नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है। और अगर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो बाय डिफॉल्ट उस एनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। नहीं, इसका मतलब है कि जितना इजीली CH3- बनेगा उससे कहीं ज्यादा इजी F- बनेगा। जितना F- फास्ट बनेगा उतना ये नहीं बन सकता, क्योंकि F- की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा F- को आप स्टेबल करोगे उतना वो जल्दी निकलेगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ, CH4 से CH3- कि HF से F-, HF से F-। तो ये भी ध्यान रखें कि यहां पर कुछ इस तरीके से पूछा है, मोस्ट पावरफुल लिविंग ग्रुप इन द फॉलोइंग। पावरफुल लिविंग ग्रुप इसका मतलब है कि उस एनायन को निकलने की जल्दी है, मैं कब फटाफट से निकल जाऊं और मैं स्टेबल बन जाऊं। तो इससे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा बताओ बेटा, F- इज द मोस्ट स्टेबल वन, एंड दैट इज व्हाई स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो आप कहोगे सर कि वो जल्दी से लीव कर जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल है। आप ये भी कह सकते हो कि सर इसका एसिड स्ट्रांग हो जाएगा और इसका एसिड वीक होगा, क्योंकि क्योंकि स्टेबल द एनायन स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ये सब कंसेप्ट अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो फाइनली इसमें आंसर होगा बेटा F-। तो मोस्ट पावरफुल लिविंग ग्रुप क्या होगा इसके अंदर, F- ड्यू टू बेस्ट स्टेबिलिटी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आए क्वेश्चन पर, चलिए। Which of the following is an electrophilic reagent? Electrophilic reagent that means electron pair acceptor होना चाहिए। H2O न्यूक्लियोफाइल है, OH- एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, NH3 न्यूक्लियोफाइल है, NO2+
एक इलेक्ट्रोफाइल है, स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो अटैक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल्स, ओनली सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स ही होने चाहिए। तो भैया NH2 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये भी नहीं बनेगा। F माइनस OH माइनस NH3 ये तीनों न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये भी नहीं बनेगा। NH3 न्यूक्लियोफाइल है, BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, LCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, H2O फिर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो ये भी नहीं मिलेगा ना बेटा, ये H2O है। ठीक है, तो बचा क्या बताओ, NO2 प्लस AlCl3 SO3 और CH3 प्लस कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच स्पीशीज इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, फिर से आ गया वही डेंसिटी 1 बट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर ईदर ऑफ द एटम। H2O नहीं है, ध्यान रखना, H2O के पास दो लोन पेयर हैं, लेकिन डोनेट तो एक ही करता है, वो भी एक ही ऑक्सीजन से। RCN अल्काइल साइनाइड नहीं करेगा, क्योंकि अल्काइल साइनाइड में ऑलरेडी कार्बन तो बॉन्डेड है, ठीक है ना, नाइट्रोजन से ही होगा जो भी होगा वो। तो आंसर क्या है इसका बताओ बेटा, साइनाइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट, फ्री रेडिकल कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू अ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, कर सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है फ्री रेडिकल का। डिकम्पोजिशन टू गिव अनदर फ्री रेडिकल, ये भी होता है, फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल को प्रमोट करते हैं। कॉम्बिनेशन विथ अदर फ्री रेडिकल, ये भी हो सकता है, कॉम्बाइन होते हैं, आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या होता है, सिर्फ सिग्मा ही क्लाउड डिस्प्लेस होता है, जहां पर पाई डी के कैंसिल कर दो, यस डी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, डी लोकलाइजेशन नहीं होता है, डी लोकलाइजेशन सिर्फ रेजोनेंस में होगा, ठीक है ना, तो यहां पर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन, आंसर ए है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है ना, माइनस आई कौन शो करेगा, मैक्सिमम वो भी, ठीक है ना, फिनाइल, मिथॉक्सी, क्लोरो एंड नाइट्रो, इसका अपना एक ऑर्डर है, हाईएस्ट जो है वो शो होता है नाइट्रो से, ठीक है ना, उसके बाद है भैया साइनाइड एंड सो ऑन, तो फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका आंसर है बेटा NO2, ठीक है ना, NO2 वुड बी हैविंग मोस्ट माइनस आई इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे, इनको आप एक बार प्रैक्टिस करें, पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है, मैं जल्दी, ठीक है ना, कल फिर से मैं वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को। आई वाज थिंकिंग कि कम से कम 150 टू 200 GOC क्वेश्चंस अपलोड करूं, आज थोड़ा सा लेवल अगर मॉडरेट है तो कोई बात नहीं, कल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तब तक GOC के कंसेप्ट को आप पढ़ते रहो, ठीक है, और लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।